Hello everyone. Today we are going to discuss a subject is IES Industrial Engineering and Safety, and in which we are going to discuss our topic is plant layout procedure, संयंत्र अभिविन्यास की विधि। तो संयंत्र अभिविन्यास की क्या विधियां हैं इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि संयंत्र अभिविन्यास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है, कैसे सिलेक्शन ऑफ रीजन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी, सिलेक्शन ऑफ एग्जैक्ट साइट, फिर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लेआउट। ये सारी बातें पहले की प्रीवियस वीडियोस में हम कर चुके हैं। अब आज हम बात करते हैं कि कैसे संयंत्र विन्यास की जो विधि है, क्या प्लांट लेआउट का प्रोसीजर क्या है बनाने का, कि इसमें सबसे पहले जो उत्पादन प्रक्रमों के यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के अनुरूप संयंत्र अभिविन्यास तैयार किया जाता है। उसके बाद संयंत्र अभिविन्यास के अनुरूप बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता क्योंकि संयंत्र जो बिल्डिंग है पहले तैयार की जाती है और जो संयंत्र का जो डिज़ाइन है वो बाद में। तो दोनों के बीच सामंजस्य, ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि दोनों के बीच सामंजस्य बना के तब संयंत्र अभिविन्यास तैयार किया जाए या प्लांट लेआउट बनाया जाए। संयंत्र अभिविन्यास तैयार करने की विधियां हैं जिनका विस्तृत विवरण करना काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ विभिन्न जो चरण है उसको डिस्कस करेंगे। पहला है जो हमारा है आधारभूत डाटा एकत्रित करना। अब आधारभूत डेटा से क्या हमारा तात्पर्य है? जो बेसिक डेटा है, जो डेटा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो डिफरेंट टाइप के फ्लो चार्ट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप से इनकमिंग मटेरियल्स हैं, उन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना और उसको प्रोसेस करना हमारा कहलाता है आधारभूत डेटा इकट्ठा करना। इसमें जो चीज़ें आती हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम। यहाँ प्रोडक्शन वॉल्यूम से तात्पर्य है कि जो भी उत्पादन हम कर रहे हैं वो कितना, उसका आयतन कितना है। प्रोडक्शन वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय ए प्लांट। जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो कितना, उसमें स्क्रैप भी है, उसमें जो सक्सेसफुली डिलीवर्ड किया जा रहा है कस्टमर को, मार्केट को भेजा जा रहा है वो भी मटेरियल है, सारा कुछ है। मतलब जितना कि कारखाने से बन रहा है वो सारा प्रोडक्शन वॉल्यूम में आता है। तो जो हमारा अभिविन्यास है, जो संयंत्र अभिविन्यास की जो विधि है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि हम वो डेटा इकट्ठा करेंगे कितना मटेरियल हमें प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से हम डिज़ाइन बनाएंगे। सेकेंड है रेट ऑफ प्रोडक्शन। किस दर पे हमें प्रोडक्शन करना है, किस रेट पे प्रोडक्शन करना है ये भी, और कितना प्रोडक्शन करना है। अगर प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होगा तो अभिविन्यास सबसे बदलना पड़ेगा, प्रोडक्शन रेट कम होगा तो अभिविन्यास में कोई उसके लिए अलग अभिविन्यास बनाना पड़ेगा। अगर हमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन रेट रखना है तो उसके लिए हमें अलग से अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, उत्पाद की विशिष्टियाँ। प्लांट लेआउट उत्पाद की विशिष्टियों के हिसाब से भी चेंज किया जाता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में कुछ और विशिष्टियाँ जोड़नी है एक बैच में, तो उसके लिए हो सकता है अलग से मशीनिंग करनी पड़े, अलग से कुछ अलग ऑपरेशन करने पड़े। तो अलग ऑपरेशन करने के लिए जो हमारी एग्जिस्टिंग लेआउट है, एग्जिस्टिंग लेआउट में कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें, या कुछ अलग मशीनें लगानी पड़े। तो उन सब के लिए हमें प्रोविज़न रखना चाहिए पहले से ही, जिससे कि वो हम उसमें डिज़ायर्ड चेंज कर सकें, ताकि उसमें हमको प्रॉब्लम ना हो कि हमें अगर कुछ हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये एक तरीके से एक्सपेंशन टाइप का है कि जैसे ये इट इज़ सिमिलर टू द प्लांट एक्सपेंशन। अगर हमें कुछ जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है उसमें कुछ फैसिलिटीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमें लेआउट में प्रोविज़न होना चाहिए कि हम कुछ फ्यूचर में एक्सटेंड कर सकें या मॉडिफाई कर सकें। अगर हमने रिजिड कर दिया एकदम तो हमें पूरा का पूरा लाइन ही बदलना पड़ेगा, पूरी प्रोडक्शन लाइन बदलनी पड़ेगी, और इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड।
वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि पूरी प्रोडक्शन लाइन बदलने का मतलब है नुकसान ज़्यादा होना। अगला है बिल ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। बिल ऑफ मटेरियल यूज्ड का सीधा संबंध वहाँ से है कि कितना मटेरियल जो है हम यूज कर रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं। जितना इनपुट हम देंगे मटेरियल को, उतना मटेरियल हमारा कहीं ना कहीं बाहर से हमको लाना होगा। और बाहर से लाने में जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट या डिफरेंट जो हमारे ट्रांसपोर्ट मीडियम्स हैं उनका यूज क्या करते हैं, वैसे ही हमारा फैक्ट्री के अंदर किस किस मशीन शॉप पे या किस उसको स्टेशन पे, वर्क स्टेशन पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक उसको पहुँचाना भी है, और उसको पहुँचाने के साथ साथ उस पर प्रोसेस भी करना है। तो लेआउट ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से हमें डिज़ाइन रखना है कि हम इजीली वो हमारा जो मटेरियल है उसको वहाँ पे तक इजीली एक्सेस मिल सके, और जो ऑपरेटर या जो वहाँ पे वर्कर वर्क कर रहे हैं, जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो उस मटेरियल को अपने वर्क स्टेशन तक लाने में और उसको माउंट करके ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। अगर इसमें कोई बाधा आएगी तो वो प्लांट लेआउट अच्छा नहीं माना जाएगा, उसमें समस्याएं रहेंगी। अगला है प्रोसेस फ्लो चार्ट। प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या होता है? प्रोसेस फ्लो चार्ट एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस, किसके बाद क्या प्रोसेस होता है, किसके बाद सीक्वेंस प्रोसेस का एक तरीके से रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस करनी है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, बहुत सारा कुछ उसमें रहता है, तो उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है। और लास्ट सीट है प्रोसेस सीट। इसमें निर्माण किए जाने वाले उत्पाद की प्रयुक्त विधि तथा उत्पादन कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी औजारों व उपकरणों का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोसेस सीट। तो हमारा ये तो सबसे प्राइमरी था, टू कलेक्ट द और टू accumulate the basic data. All these things comes into criteria about basic data. अगेन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। बेसिक डेटा में हमारे प्रोडक्शन वॉल्यूम, रेट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, बिल ऑफ मटेरियल, प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड प्रोसेस सीट, ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक डेटा में आती हैं। उसके बाद एक और है इसमें जो हम उसको और कर सकते हैं इंक्लूड, उसको बोल सकते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम, यानी प्रत्येक ऑपरेशन को करने में लगने वाला मानक समय, कितना मानक समय स्टैंडर्ड लग रहा है हमारे ऑपरेशन को करने में, उसको भी हम लिख सकते हैं। अब सेकेंड जो पॉइंट है हमारा, टू एनालाइज एंड कोऑर्डिनेट द एक्यूमुलेटेड बेसिक डेटा। अब हमने जो डेटा ये मिला है इनका विश्लेषण करना व उचित सामंजस्य बैठाना। तो विश्लेषण और सामंजस्य के लिए हम क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान रखते हैं? पहला है कार्य की प्रकृति व किस्म, नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क, फर्स्ट वन। सेकंड है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्क स्टेशंस। पहला जो नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क है कि मतलब किस नेचर का हमें काम करना है, किस नेचर का हमें जॉब परफॉर्म करना है, और उस पर उसके टाइप क्या 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 है उस पर डिस्कशन करना। सेकंड है कि कितने वर्क स्टेशन रिक्वायर हैं, क्या हम फ्यूचर में कुछ एनहांसमेंट करेंगे या हम अपने प्रोडक्ट में सेम वही चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे या नहीं रखेंगे, इन सारी चीज़ों को भी सोच के हमें काम करना पड़ता है। तीसरा है प्रयोग किए जाने वाले आवश्यक उपकरण व मशीनों की किस्म, किस टाइप के मशीन और इक्विपमेंट्स हम इसमें यूज करने जा रहे हैं। और इसके बाद है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टोरेज। ये जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टोरेज, ये डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्शन का रेट क्या है और मार्केट में प्रोडक्शन की डिमांड क्या है। और उसके साथ साथ जो हमारी इन्वेंट्री है, चाहे वो रॉ मटेरियल की हो, चाहे सेमी फिनिश प्रोडक्ट की हो, तो चाहे हम कुछ प्रोडक्ट वेंडर कंपनी से मंगा रहे हैं, इनकी हमारे प्लांट से दूरी पे भी है। अगर हमारा कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल या कोई भी एक पार्ट हमारी फैक्ट्री से काफ़ी दूरी से आ रहा है तो हमें उसकी इन्वेंट्री ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेंट्री ज़्यादा रखने के पीछे क्या इशू है, मान लीजिए कभी कोई स्ट्राइक हो जाती है या ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उससे हमारा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो सफ़र करेगा, प्रोडक्शन जो है वो चल नहीं पाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं
कि जो भी हमारे प्रोडक्ट काफ़ी दूरी से आ रहे हैं उनकी इन्वेंट्री रखते हैं। कभी कभी कुछ कुछ प्रोडक्ट की तो इन्वेंट्री 2-2 वीक की रखी जाती है। तो इन्वेंट्री भी इस तरह रखी जानी चाहिए कि जिस भी शॉप में वो पर्टिकुलर, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, वो जिस भी शॉप के में आज उपयोग होना है वो उससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो, ताकि उसको ट्रांसपोर्ट करने में और उसमें अननेसेसरी का जब ड्यूरिंग प्रोडक्शन आवर्स दिक्कत ना हो। तो लेआउट बनाते समय इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है स्पेस रिक्वायरमेंट, स्थान की आवश्यकता। और स्थान की आवश्यकता भी डिपेंड करती है कि भाई किस टाइप के प्रोडक्शन करने हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा। और आखिरी असेंबली चार्ट एंड ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। अब थर्ड नंबर है उत्पादन में उपयुक्त विधियों, उपकरणों व मशीनों की क्षमता का निर्माण करना। उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण व मशीनरी की संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न बातों को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो है कि प्रत्येक उपकरण व मशीन की क्षमता ज्ञात करना। अब ये जो डेटा है, ये डेटा हमें जो वेंडर और सप्लायर या मैन्युफैक्चरर की जो मैनुअल है, जिस भी जो भी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करती है प्लांट, वो मशीन नहीं बनाती है। मशीनों को या तो एक्सपोर्ट करना पड़ता है या परचेज करना पड़ता है कहीं से। तो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो उसके साथ साथ एक मैनुअल सप्लाई करता है, जिसमें उस मशीन के बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन, पूरी डिटेल्ड, और कभी कभी तो उसके साथ एक इंजीनियर भी भेजते हैं वो लोग, ताकि वो उसको सेटअप और इंस्टॉल कराने में हेल्प करें। तो जो कैपेसिटी है वो हमारी हमको अगर ज्ञात रहेगी तो उसके हिसाब से हम स्पेस और सारी चीज़ों का निर्धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगला है निर्मित उत्पादों की संख्या। निर्मित उत्पादों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको कैपेसिटी की अगर सही सही जानकारी है और हमें अपना प्रोडक्शन पता है कि हमें कितना उत्पादन करना है, तो हमें संख्या का भी अंदाज़ा लग जाएगा। और तीसरा है एक उत्पादन चक्र में लगने वाला समय, कितना टाइम हमें एक उत्पादन चक्र में खर्च कर रहे हैं, इसकी भी गारंटी हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम डिसाइड कर लें कि एक दिन में हम कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, कितना स्टोरेज हमें चाहिए, कितने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी व्हीकल्स चाहिए, और कितना ज़्यादा पावर या मैन पावर रिक्वायर्ड हमें है। उसके बाद फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की आवश्यकता हमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड व फिनिश्ड गुड तीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पड़ती है। इसके लिए हमें उपयुक्त मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का सिलेक्शन करना पड़ता है, और उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स है जिस पर डिपेंड रखना पड़ता है। पहला है इनको कंटेनर का जो आकार है, जो हमें मटेरियल को, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश्ड गुड हो या फाइनल प्रोडक्ट हो, इनको जिस कंटेनर में ले जाया जा रहा है उसका साइज क्या है। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी बात है कि हम एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, अगर इस पर सवाल पूछा जाए तो ये छोटा सा एक टॉपिक है कि जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, अगर हम वो थ्रू मैन पावर या थ्रू मैन करेंगे तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगा वो। और अगर वो हम ऑटोमेटिक या थ्रू कंटेनर्स करते हैं जो ऑटोमेटिकली कन्वेयर बेल्ट या इस सब के ज़रिए करें, तो उससे क्या होता है कि हमारा काम जो है, क्योंकि मैन वगैरह आदि जो हैं वो, उनको सामान उठाने की एक लिमिट है और उनकी स्पीड की भी एक लिमिट है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट की जो है, आप जैसे चाहें, जिस साइज़ का चाहें, आराम से आप बना सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इकोनॉमिकल, ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो उसमें सबसे पहला है कि जो हमारा कंटेनर की साइज़ क्या है, कि कितना हमें, और साइज़ हमें इस तरह रखनी पड़ती है, वो हमारे कहीं ना कहीं रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ डेटा पे डिपेंड करता है। सेकंड है जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसका उत्पाद तथा सामग्री, कितना हमें प्रोडक्ट या मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। तीसरा है तय की जाने वाली दूरी,
कितनी दूरी तक हमें ट्रांसपोर्ट कराना है, अगर ज़्यादा दूर करना है, कम दूरी करनी है, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा। उसके हिसाब से हमें स्पेशली लेआउट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेशन पे हमें वाटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे तो हम वाटर को इजीली पाइप के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे किसी वर्क स्टेशन पे आपको किसी सॉलिड मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है, तो सॉलिड को पाइप से तो हम फ्लो नहीं करा सकते। लिक्विड और फ्लूइड जो भी हमारे गैस हैं या लिक्विड हैं, तो थ्रू पाइप आराम से आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे सॉलिड मटेरियल्स हैं, उनको फ्लो कराने के लिए हमें उनको ले जाने के लिए हमें कंटेनर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो कंटेनर से ही हम उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। और जो हमारे लिक्विड हैं, फ्लूइड हैं, उनको ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है, जबकि सॉलिड के केस में ऐसा नहीं रहता है। और इसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट, कितनी बार हमें वो ले जाना पड़ रहा है उनको, क्योंकि अगर एक बार में काम हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो हमें कई बार ले जाना पड़ रहा है या ले जाना पड़ रहा है, तो वो सारी बातें भी हमें सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। और अगला है स्पीड ऑफ मूवमेंट, किस दर से, किस स्पीड से वो उनका मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी पड़ जाता है कि हमारा प्रोडक्शन रेट कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे दिक्कत आ जाए, यानी प्रोडक्शन में कोई लैग आ जाए, कोई समस्या आ जाए। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है वो लगातार चलता रहे। तो हमारे ये सारे थे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में क्या उपयुक्त जो चुनाव करना है। अब अगला है भवन का नक्शा खींचना। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड होने के बाद इनको किधर से मटेरियल लाना है, किधर से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम बनाना है, सारा डेटा इकट्ठा करने के बाद हम एक प्लान खींचते हैं बिल्डिंग का। इसमें रोड्स, स्टोरेज, वर्क स्टेशन इत्यादि का संभव और अधिक से अधिक जो है ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ताकि मटेरियल हैंडलिंग ईजी हो सके। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो एक बार बिल्डिंग का मैप जब बन गया और उसको आपने एक्चुअल रूप दे दिया, यानी बिल्डिंग प्रिपेयर हो गई, तो बाद में उसमें चेंजेस नहीं किया सकते।